नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे। हम बात कर रहे हैं विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों के पूरे विश्लेषण पे। हम इसके पहले हिंदी व्याकरण से संबंधित गद्यांश और पद्यांश पे बात कर चुके हैं, जो उसका दूसरा भाग है शिक्षण शास्त्र से। आज उनके आए हुए प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि विगत वर्षों में 29 दिसंबर 2021 का जो प्रश्न आया था उसकी हम चर्चा कर रहे थे। आते हैं सीधे अपने प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या जो हमारा पार्ट 2 का था 16वां, वो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। अब आपको जो सबसे जरूरी चीज है कि जब भी हम शिक्षण की बात करेंगे, और शिक्षण, शिक्षा और शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो भी प्रश्न बनते हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। अब यहाँ पे बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान रख के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उनके ही संदर्भ में उनको एक साथ रख के देखना है। तो प्रश्न आया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना क्या है। डैश लगा हुआ है यो आपके पास। उसके बाद से 4 विकल्प दिए हैं आपको, सही विकल्प, कि जब हम एक शिक्षक भाषा का पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करता है, क्यों, उससे क्या बच्चों के साथ जुड़ाव होगा। पहला विकल्प है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। दूसरा लिखा है विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। तीसरा है उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करता है। और जो चौथा आपका विकल्प है कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बना रहता है। अब आपको इनमें से वह विकल्प चुनना है जो भाषा के लिए पहेली या वर्ग पहेलियों से संबंधित हो। जाहिर सी बात है जो 4 विकल्प लिखे गए हैं वो कक्षा में होने चाहिए, लेकिन संदर्भ किसका आपको रखना है, पहेली और वर्ग पहेली, कि बच्चों की कक्षा में जब हम इसको सम्मिलित करेंगे तो उसमें क्या करेगा, पहेली का होना या वर्ग पहेलियों का होना। तो विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन योग्यता का विकास किससे होता है, जब हम वैचारिकी पे या बच्चों को कुछ ऐसे विचारों से, निबंध से या ऐसे किसी उपदेशात्मक बात को करते हैं तो चिंतन विकसित होता है। तो ये वर्ग पहेली या पहेली से बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इस आंसर को अपने उत्तर से सम्मिलित नहीं करेंगे, उससे अलग कर देंगे। अर्थात ये प्रश्न का उत्तर तो हमारे नहीं होगा, ये हम मान लेंगे, क्योंकि चिंतन योग्यता का विकास समालोचनात्मक और भाषा की पुस्तक में उसको पहेलियों के संदर्भ में बिल्कुल नहीं रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण आप जानते हैं कहानी, कविताओं के माध्यम से हम करते हैं, तो ये भी विकल्प यहाँ से हट जाएगा। तीसरे विकल्प पे आएंगे कि उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करता है। आप जानते हैं कि भाषा से बच्चों को, विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए वहां पे पाठ्य पुस्तक में जो चीज सम्मिलित की जाती हैं वो पाठ्य पुस्तक में दिए गई सामग्री को समझने में कैसे बच्चों के समझ में आ रहा है, कैसे वो समस्त जो चीजें दी गई हैं बच्चों के स्तर के समझने के स्तर को बढ़ा रहा है। तो आपके पास दो विकल्प बचे हुए थे। कक्षा कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत, भाषा का क्लास है, छोटे बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है उस कक्षा में मित्रवत नहीं लेकिन जीवंत रखा जाता है क्लास को, जिससे बच्चों का रुचि उत्पन्न हो। लेकिन चूंकि पहेलियों की बात की गई है, मित्रवत बच्चों को, छोटे बच्चों में मित्रवत व्यवहार तभी तक जब तक बच्चों के संप्रेषण में हम वो प्रवाही हो, लेकिन बच्चे उससे उद्दंड ना हो, वहीं तक होता है। तो ये विकल्प आपका सही नहीं होगा। सही विकल्प होगा कि बच्चों को उन घटकों के साथ जोड़ते हैं और पाठ्य पुस्तक के समझने के अनुकूल बनाते हैं। तो आपका सही उत्तर, जैसे ही आप उस प्रश्न के विकल्पों को अन्य बातों से जोड़ेंगे, उत्तर आपके समक्ष आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा। पहला विकल्प दिया है कि उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को सिंपथाइज नहीं करता है, सहानुभूति की बात होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे विद्यार्थी एक हैं।
हर शिक्षक को ये मान के चलना होता है कि भले ही बुद्धिमत्ता के स्तर पे बच्चों में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन शिक्षक की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर होते हैं। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही नहीं होगा। सहानुभूति भरा नहीं, आप मित्रवत व्यवहार रखेंगे, बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सहानुभूति भरा रवैया नहीं होगा। दूसरा है कि बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। बच्चा आपकी कक्षा में है, सब बच्चों के साथ में है, तो बच्चों में बराबरी और समानता के भी विकास को हमें ध्यान में रखना है शिक्षक होने के नाते, भाषा शिक्षक होने के नाते। तो हम क्या नहीं कर सकते, किसी और बच्चों की तुलना में उसे कम कार्य देके उसके मन को गिराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा जिस कक्षा में है सारे बच्चे बराबर हैं। तो ये भी उत्तर सही नहीं होगा। उसके बाद है कि नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर हम उसकी स्वयं मदद कर देंगे या उसके मित्र उसके मदद कर देंगे तो बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, बाधित होगी। बच्चा लोगों पे डिपेंड हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, और क्या होगा, उसके सीखने की प्रक्रिया बाकी बच्चों की अपेक्षा कम हो जाएगी। और चूंकि उसे ये रोज लगेगा कि शिक्षक या बच्चे उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो दृष्टि बाधित है, तो आपको ये भी नहीं करना है। उसे अलग महसूस नहीं कराना है, क्योंकि कक्षा क्या है, सबकी है, तो उसमें उसको अलग महसूस नहीं करा सकते। चौथा विकल्प है कि उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। बिल्कुल शिक्षक होने के नाते आपका यही कर्तव्य है कि वो बच्चा उन सब बच्चों में एक जैसा महसूस करे, और लेकिन उसको चूंकि देख नहीं पा रहा है, दृश्य सामग्री को देख नहीं सकता है, तो श्रव्य सामग्री के द्वारा जो पाठ्य सामग्री होती है उसके द्वारा उसको हम बताएंगे और सिखाएंगे। चलिए, तो आपका 17वें प्रश्न का उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास 18 नंबर पे संख्या पे, जिसमें आपसे पूछा गया, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या किया है कि एक वो मुख्य तथ्य कौन है जिस पर ध्यान देना चाहिए भाषा शिक्षक को। पहला क्या है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। अब क्या कहा गया है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के रूप को समझना। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान, चारों जरूरी हो सकते हैं, लेकिन वो मुख्य तथ्य कौन है जिस पे भाषा शिक्षक को ध्यान देना है। प्रश्न को समझना सबसे जरूरी होता है, खास करके हिंदी शिक्षण शास्त्र की जब हम बात करते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया है ना कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के दौरान, अर्थात जितनी बातें दी गई हैं उसमें से मुख्य रूप से एक पर कौन से विकल्प पे ध्यान देंगे, इस बात को देखना है कि ये महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन इनमें से वह कौन सा मुख्य महत्वपूर्ण है जिस पर भाषा शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। प्रश्न देख लेते हैं। पहला हो गया कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करेंगे। दूसरा है कि एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। तीसरा है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं माता पिता के साथ साझा करना। चौथा है कि भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। चारों चीजें जरूरी हैं जो कि शिक्षक को अपने क्लास में, अपने कक्षा में प्रभावी ढंग से लागू करना होता है, लेकिन चूंकि ये मुख्य रूप से आपसे पहले ही पूछा गया है। अब इन चारों विकल्पों में वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो सबसे पहले और जरूरी है इन सबके साथ। तो आप देखिए
ये तो ठीक, दूसरा भी, लेकिन जिसमें ये कहा गया कि निष्पादन के बारे में बच्चा कितना सीख रहा है, कितना सीख चुका है, कितना और सीख सकता है, उसके विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना बच्चों के बारे में और शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, जिससे बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया कैसी है, बच्चा कैसा कार्य कर रहा है, प्रगति कितनी है, माता पिता और बच्चे दोनों को जानकारी मिलती रहे। ये मुख्य है, मुख्य बात। इन सब बातों के साथ तो हम उस मुख्य बात तक पहुंचेंगे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। बाकी सब भी जरूरी है, लेकिन इन सब में जरूरी क्या है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को विभिन्न जानकारियों से एकत्रित करेंगे, बच्चों और उनके माता पिता दोनों को उसकी जानकारी देना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। अब सही है लिखा होता तो एक विकल्प सही होता, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है बच्चों, यही सबसे मुख्य बात है, आप लोगों को ध्यान देना। एग्जाम में हम प्रश्न को बहुत हड़बड़ी में पढ़ते हैं, तो कहां पे नहीं और कहां पे है, इस बात के अंतर को हम ध्यान देते नहीं है, तो कभी कभी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। प्रश्न ध्यान से जरूर पढ़ना है। यहां कहा गया कि पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है, अर्थात वो बात एक होगी, बाकी सारी बातें सही होंगी। अब पहला दिया है कि जो किताबें होती हैं रंगीन चित्र एवं बड़े अक्षर की, जो बड़ी पुस्तक मुद्रित की जाती है, उसके बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है, तो 3 सही बातें होंगी और एक सही बात नहीं होगी। चलते हैं, बहुत जल्दी देखते हैं क्या लिखा है। पहला विकल्प है कि यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिससे बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल देते हैं, क्योंकि बच्चों को चित्रों को देखना, चित्रों से सीखना अच्छा लगता है, तो ये आपका सही है। इसके बारे में हम नहीं वाले ऑप्शन पे नहीं जा सकते, तो बिल्कुल इस पे उत्तर नहीं लगाना है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि सही नहीं है, तो ये बात तो सही है, ये होता है इससे, तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर है यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती हैं। बिल्कुल, सांकेतिक चित्र होते हैं, उसकी संकल्पनाएं होती हैं, पठन सामग्री होती है, तो ये भी सही है, ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर है यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे इससे सीखते हैं, ये दर भी बढ़ती है और भाषा अर्जन भी होता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पुस्तकों में अ से अनार, तो अनार बना होता है, बच्चे सीख रहे होते हैं, या ऐसे बहुत से चित्रों को, कहानियों को, बहुत से चीज़ों को बताने के लिए चित्रों का सहारा हम लेते हैं, तो ये भी सही है। तो जो नहीं पूछा गया है वो इसका उत्तर नहीं है, तो 3 सही है। तो जब नीचे पढ़ते हैं हम कि यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठक से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। बिल्कुल नहीं, यही बात है जो सही नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने प्रश्न सही से न पढ़ा होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, पहला पढ़ा और सही उत्तर लगा दिया और आपके नंबर आपको नहीं मिलते। तो ध्यान देना है कि प्रश्न पूछा क्या गया है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछा गया कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है क्या करने में। अब ये प्रश्न होगी, अब प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला देखते हैं कि अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, या फिर राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को सीखने में। बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं कि अधिक भाषाओं से संस्कृति के सीखने या फिर रीति रिवाजों के सीखने का संदर्भ बिल्कुल नहीं है, तो हम इसे कट कर देंगे। तीसरा लिखा है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने
तथा संवेदनशील होने, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने उसको पेंसिल से कट कर दिया क्योंकि ये विकल्प नहीं हो सकता। चौथे में लिखा है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने के लिए, बिल्कुल नहीं। प्रश्न पूछा गया था कि अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं जिनसे अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में सहायता मिलती है। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि आप ही अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न को बहुत सजगता से पढ़ा है और उसका उत्तर आपको मिलने लगता है। क्योंकि आप विद्यार्थी रह चुके हैं। विद्यार्थी रहने के बाद शिक्षक बनने की प्रक्रिया में जब आप हैं तो आप उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या प्रश्न पूछा गया है। आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 21वां कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि। अब भाषा की शिक्षिका हैं, उन्होंने क्या देखा? उसमें से आपके विकल्प हैं, पहला कि बच्चे लापरवाह हैं इसलिए त्रुटियां करते हैं। बिल्कुल नहीं। कोई भी शिक्षक ये नहीं कहता है कि उसके बच्चे लापरवाह हैं और जानबूझ के त्रुटियां करते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि बच्चे कक्षा में पढ़ने के लिए आते हैं। अपवादों की बात हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम जो बातें करेंगे वो साधारणतः जो होती हैं। दूसरा कि बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही है। दंड देने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को दंड दे के सिखाने वाली बात ज्यादा कारगर होती नहीं है। तो ये भी नहीं, क्योंकि आप दंड क्यों देंगे? बच्चे को सिखाने के लिए उस सीखने की प्रक्रिया से जुड़ने की जरूरत होती है और उसमें दंड का विधान नहीं है। उत्तर हमारा ये भी सही नहीं होगा। फिर है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। आपको ये लग रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर हो सकता है, लेकिन हम चौथे विकल्प को भी पढ़ेंगे। चौथा विकल्प है एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तब तो ये बात सही हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। कोई भी त्रुटि अगर अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती है तो वो जरूरी नहीं है। अगर वो त्रुटि अधिगम के वजह के का कारण बनती तो वो सही हो सकती थी। इसीलिए तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस नहीं को लिखकर क्या किया? पूरी बात को पलट दिया। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत सजगता से अपने प्रश्न को पढ़ना है। उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ये 100% आप लोग लिख के ले सकते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? सी, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। अब देखिए 22वां प्रश्न है कि वाइगोत्स्की जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो विकल्प दिया है, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। आप जानते हैं कि वाइगोत्स्की जी ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जो बाल विकास का सिद्धांत दिया है, जो संज्ञानात्मक मस्तिष्क विकास की बात की है, विकास का सिद्धांत दिया है, वो मस्तिष्क से जुड़ा है, जो अंतरक्रिया से जुड़ा है। तो यहाँ पे कहा गया कि अंतर किए बिना, तो आपको सीधे इस बात को हटा देना है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो अंतरक्रिया है बच्चा उसके द्वारा सीखता है। वो अपने समस्त जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहें उसी को, या बाल विकास का सिद्धांत कहें या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहें, उसमें अंतरक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरा है कि ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। अंतःक्रिया ही उन्होंने मुख्य मानी है। तो ये आप तुरंत, क्योंकि आपको पता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में किसका प्रतिपादन किया है, ये आपको ध्यान रखना। जितने भी हमारे मनोविश्लेषक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके विचारों को हमने सम्मिलित किया है, उनके सिद्धांतों को याद रखना सबसे जरूरी है कि ये बातें किस सिद्धांत या किस बात के परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं। तो वो सामाजिक अंतरक्रिया को ही मुख्य बात मानते हैं। तो ये दोनों विकल्प गलत हो गए।
फिर है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। अब एक साथ अगर प्रोत्साहन है, पुरस्कार है, ये दंड नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये भी बात गलत हो गई। फिर है कि जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि साथियों के साथ अंतरक्रिया बच्चा कर सके और अपनी सामाजिक अंतरक्रिया से सीखे, क्योंकि उनका सिद्धांत वही कहता है कि बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक जो उनका संबंध है उसकी अंतरक्रिया से, एक दूसरे के मेल मिलाप से चीजों को सीखते हैं। तो आपका उत्तर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जानते हैं, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या बाल विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। पहला दिया है धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना। दूसरा, कक्षा हेतु कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। सी में कहा गया कि यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। चौथा है यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे ही आपने डी विकल्प पढ़ा, आपको पता है कि ये तो 100% नहीं होगा। फिर कहा कि धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में, बिल्कुल नहीं। धारा प्रवाह बोलने वाले के साथ साथ उसमें स्पष्टता और भी चीजें होनी चाहिए, सिर्फ धारा प्रवाहता हो और उस बच्चे को अनुकरणीय बना दे, ये भी गलत है, तो ये उत्तर बिल्कुल गलत होगा। फिर कहा गया कठोर नियम, कोई कठोर नियम नहीं। कड़ाई से पालन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को हम भाषा सिखा रहे हैं, तो जितना वो माहौल बच्चों के अनुकूल होगा, बच्चा उतनी सरलता से सीखेगा। शिक्षक बनने की प्रक्रिया में ये बात ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थी के रूप में आपको क्या क्या चीजें सजग और सहज बनाती हैं, वो हमारे व्यवहारिक रूप में मनोविज्ञान को बताते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा सही उत्तर है कि कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो 23 का उत्तर सही सी है। फिर 24वां प्रश्न है आपका कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त आपका विकल्प हो सकता है। अब इसमें विकल्प देखिए कौन कौन से हैं कि शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। सी है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। चौथा है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। अब सबसे जरूरी आपको जो बात ध्यान रखनी है, जब भी हम इन तरह की बातों को करते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस बात को नजरअंदाज करने की बात की गई है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि बहुभाषी बारे में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। उपयुक्त क्या होगा? जो सबके लिए सरल हो, सभी बच्चों के लिए सरल चीजें हों। अब देखा आपने कि ये शिक्षक को भाषा का अब जब बच्चा आया है और शिक्षक है, उसकी भाषा को नजरअंदाज तो हम नहीं कर सकते ना। मातृभाषा जो हम जन्म लेते ही जहाँ के वातावरण में पले बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चा नहीं छोड़ सकता बहुत बहुत जल्दी। उसको राष्ट्रभाषा, राजभाषा या जो स्कूल की भाषा है वहां तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा। तो चूंकि आप शिक्षक हैं तो आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उसकी भाषा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका संप्रेषण, उसके कम्युनिकेशन को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इस पे ध्यान देना होता है, तो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा है घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। ये भी नहीं होगा। जब बच्चा घर से आता है, घर से विद्यालय, तो ये
संभव ही नहीं है कि वो स्कूल में सीधे अपनी बस स्कूल में बोलने वाली भाषा बोले, तो उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। तीसरा क्या है कि भारत में एकल भाषी विद्यालय ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न तरह के धर्म, विभिन्न तरह के संप्रदाय, विभिन्न बहुभाषी लोग रहते हैं। बहुभाषी हैं, 22 भाषाएं हैं हमारे यहाँ, 18 बोलियां हैं, तो ये संभव नहीं है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही नहीं होगा। और उसके बाद क्या है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त करने को प्रोत्साहित करे और विचारों का सम्मान करे। फिर बच्चे को तो आप सिखा रहे हैं, बच्चा अपने आप सीखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि उसके भाषा के कम्युनिकेशन, संप्रेषण मतलब एक बात को दूसरी बात तक भेजने की जो क्रिया होती है वो करें और उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। जब बच्चे के विचारों का सम्मान होगा तो बच्चे स्वयं आगे सीखते सीखते चीज़ों को सीख जाते हैं। तो शिक्षक होने के नाते आपको बहुभाषिकता का ध्यान हमेशा रखना ही पड़ेगा। इसके बाद है कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किए जा सकें, क्योंकि अब क्योंकि वाला जो उत्तर होता है इसमें ध्यान दीजिए। विकल्प पहला क्या है कि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। ये समूह में भाषा शिक्षक का काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों को हम जल्दी काम खत्म करने के लिए तो उसको सिखाते नहीं है। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया सुचारू ढंग से हो, इसकी बात सबसे ज़रूरी होती है। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि समूह और अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। ये भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि हर शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि कक्षा में जितने बच्चे हैं सब पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। समूह में भले ही हम कुछ कार्यों को कराएं, लेकिन हर बच्चे पे अध्यापक को, शिक्षक को ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो ये भी उत्तर सही नहीं होगा। तीसरा है, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। अब जिस सामाजिकता और सामूहिकता की बात को हमें सिखाना है बच्चों को, वो सीखेंगे। इसीलिए ये प्रश्न का उत्तर तो सही है, लेकिन चौथा हम पढ़ लेते हैं कि यह है उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने। बच्चों को समूह में कार्य करके अंक प्राप्त करने वाली बात नहीं है। बच्चों को हम, जब प्रतियोगिता की बात होती है, वो समूह के द्वारा नहीं बल्कि उनमें कौन सा बच्चा कब कितनी तैयारी करके आगे बढ़ता है वो तो परीक्षा पे होता है। तो यहाँ पे समूह से अंकों का कोई भी उसमें संबंध नहीं है। इसलिए आपका सही उत्तर सी हो जाएगा कि टीचर को, जो शिक्षक है, इसके द्वारा बच्चों में एक दूसरे की सहायता और साथ काम करने की क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह किसका लक्षण हो सकता है? आप जानते हैं कि ऐसे बहुत से भाषिक विकार होते हैं बच्चों में, जैसे डिसलेक्सिया होता है, और डिस्पेक्सिया होता है, डिस्कैल्कुलिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, एपीडी होता है, बीपीडी होता है, एनएलडी होता है, एनवीएलडी होता है, या फिर अप्राक्सिया के नाम से इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत से विकार होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। अब लेकिन आपको यहाँ 4 नाम दिए गए हैं। 4 नाम कौन कौन से दिए गए हैं कि गणना में अक्षमता हो उसे क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया होता है। पूछा क्या गया है? भाषा पढ़ने एवं समझने में। तो कौन सा है? जाहिर सी बात है, प्रश्न में ही आपको दे दिया है पूरा। पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही हो तो अब देखिए, लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, प्रयोग या अभ्यास करने की अक्षमता डिस्प्रेसिया होता है, और पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया में आता है। तो आपको, चूंकि प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ था, प्रश्न सॉरी, आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो इसीलिए सजगता बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ने समझने की बात की कि बच्चे को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, और आपके विकल्प में लिखा था पढ़ने की अक्षमता, और वो डिसलेक्सिया कही जाती है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 26वें का उत्तर क्या है? डी। 27वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? अब यहां पूछा गया है कि आकलन करने के संदर्भ में सही है, तो एक उत्तर सही होगा, बाकी सही नहीं होंगे।
प्रश्न का मूड समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। नहीं, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्राथमिक स्तर पे स्कूल विद्यालय की बात हो रही है। फिर है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। और आखिरी है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है कि बच्चे को शिक्षा देने अध्यापक का जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो आपको जितने भी अधिगम की प्रक्रिया है उसको इस तरह से समावेशित करना है कि बच्चा जो चीज़ें सीखने आया है उसको समावेशी रूप में सीख सके। तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रामाणिक बात पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे इस परीक्षा में इस प्रश्न को देख के कई बार होता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हल्की सी समझ ली जाए तो उत्तर सही हो जाता है। हो सकता है बहुत बच्चों को लग रहा हो कि पाठ्य पुस्तक हो सकता है, बहुत बच्चों को लग रहा हो कि कार्य पुस्तिका हो सकती है, समाचार पत्र या पूरक पुस्तिका। तो जाहिर सी बात है जो चार नाम दिए गए हैं उन चारों में से एक ही सही है क्योंकि प्रामाणिक लगा दिया गया है। तो आप जानते हैं कि इसमें पाठ्य, कार्य और पूरक पुस्तिका की बात नहीं की गई है, इसमें समाचार पत्र की बात कही गई है। जो राष्ट्रीय स्तर पे प्रामाणिक समाचार पत्र होते हैं भाषा की कक्षा हेतु, तो उसको हम प्रामाणिकता के साथ ले सकते हैं। तो आपका सही उत्तर समाचार पत्र हो जाएगा क्योंकि आपसे प्रश्न किया गया भाषा की कक्षा हेतु, भाषा की कक्षा हेतु, तो आपका सही उत्तर समाचार पत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने कार्य जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहते हैं? आप लोगों ने जब पढ़ाई की होगी तो स्वयं की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चे जब रिपोर्ट बनाते हैं वो दूसरी हो जाती है। उपखान्यात्मक दस्तावेज जिसको टोटल रिकॉर्ड कहते हैं वो भी नहीं होगा। इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें कहानी हो, ड्राइंग हो, कविताएं हो, या इन चीज़ों का जब हम उसमें समावेशित करते हैं, उसको रखते हैं, तो वो पोर्टफोलियो के रूप में होता है। उस फोल्डर को हम फोल्डर पूछा गया आपसे, तो ये अवलोकन संकलन भले ही है किसका, कहानियों का, कविताओं का, वो रिपोर्ट तब होता जब ये जो आपका उपखान्यात्मक दस्तावेज होता है ये छोटे रूप में सबका पूरक रूप में देना होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्वयं की रिपोर्ट किसी एक चीज को लेके पूरे सत्र की बात होगी, ये भी नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें उस फोल्डर को हम कहते हैं जिसमें सब कुछ इकट्ठा करके एक फाइल बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर पोर्टफोलियो हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है आपका जो एग्जाम में आया था कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही साथ जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? अब देखिए, सक्रिय अनुकूलन, पुनर्बलन, भाषा अर्जन एवं सहज ज्ञानवाद। अब इसमें जो ये शब्द दिए गए हैं आपको इन पे ध्यान देना होगा कि अब आपको अपने मनोवैज्ञानिक जिन्होंने धारणाएं जो सिद्धांत दिए हैं, स्किनर का नाम सुना है आपने चॉम्स्की का नाम सुना है। अब आपको ध्यान देना है कि चॉम्स्की ने क्या कहा था और स्किनर ने क्या कहा था। किसने सहज ज्ञानवाद की बात की थी और किसने पुनर्बलन की बात की थी जो सक्रिय अनुकूलन को दिखाता है। तो दो नाम सुनते ही आपके दिमाग में बात ये जरूर आई होगी कि पुनर्बलन के द्वारा सक्रिय अनुकूलन ये स्किनर कहते हैं, उनका सिद्धांत कहता है कि ये इसके द्वारा होता है। और जो चॉम्स्की हैं वो कहते हैं कि सहज ज्ञानवाद है जो भाषा उपकरण अर्जन के द्वारा बच्चों में वो समावेशित हो जाता है। तो चॉम्स्की यहाँ पे इस बात को कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये इसी की बात है।
और ये किसकी बात है कि यह कहते हैं चॉम्स्की कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता जो जन्मजात है उसको लेके पैदा होता है। तो ये सहज ज्ञानवाद भाषा अर्जन उपकरण दोनों इसकी हैं, लेकिन चूंकि ये सिद्धांत क्या है, ये तो उपकरण है, ये सहज ज्ञानवाद उस सिद्धांत का नाम है। तो हमारा सही उत्तर चॉम्स्की का जो ये विश्वास था कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता, उसकी क्षमता उस जन्मजात होती है या उसको जन्म लेके ही पैदा होता है, और वही उसके भाषा अर्जन उपकरण के मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं। और स्किनर ने इन दोनों की बात की है। तो आपको चूंकि मालूम है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन सी बात की है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सहज ज्ञानवाद। उत्तर सही, क्योंकि सहज ज्ञानवाद जो जन्मजात है, चॉम्स्की के अनुसार इसको व्याख्यायित किया गया है। तो ये आपने देखा कि हमने पूरे प्रश्न पत्र को आपके हिसाब से, आपने उसके उत्तरों को समझने की कोशिश की, आपने अपने ध्यान से और सजगता से पूरे प्रश्न को सॉल्व किया। तो मिलते रहेंगे अन्य क्लासेस में आगे जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों के सॉल्व करने में आपके हम साथ होंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अपने एग्जाम में आप इतने ध्यान के द्वारा, इतनी ही सजगता के द्वारा अपने 30 में 30 प्रश्नों को सही करके हिंदी के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल गैलेक्सी टीचर क्लासेस। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने का कोई और विकल्प नहीं होता है। सफलता आपके सामने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।